हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया हैं आप? सभी को नमस्कार। देव जी एकदम बढ़िया हैं। संजना जी क्यों चिंता कर रहे हैं? भारत के संविधान पर, भारत के संविधान के सारे संशोधनों पर चर्चा करेंगे। जब एक बार बात हमने स्टार्ट कर दी है तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के हर पहलू, हर आयाम पर हमको बातचीत करनी है। कल मैं जब पढ़ रहा था यूट्यूब पर, शाम को मैसेज जाकर पढ़े तो एक मित्र ने लिखा कि राष्ट्रपति पर हम लोग पिछले महीने भर से चर्चा कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, दिक्कत क्या है इसमें? जितना ढंग से पढ़ेंगे, जितना डिटेल में पढ़ेंगे, उतने ही हम लोग संविधान की बारीकियों से परिचित होंगे। और दोस्तों जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, ये वही लोग कह सकते हैं कि हम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं जिनको ये आइडिया नहीं है कि पेपर का लेवल कैसा है। आप देखिए पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी उनकी नेचर क्या है। आप उसको अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात से संतुष्ट होंगे कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का हर पहलू बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। सभी को नमस्कार जी। नहीं मनीष जी बहुत बड़ा शब्द बोल रहे हैं। मैं एक बहुत तुच्छ सा व्यक्ति हूं और ये केवल आप लोगों का प्रेम ही है जिसकी वजह से इतना कुछ करने की कोशिश की जा रही है। केवल और केवल आपका प्रेम है। मनोज जी अंबेडकर साहब बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है। उनके सामने हम लोग, उनका एक करोड़वा भाग नहीं है। आप सभी को बहुत सारा नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में। और दोस्तों आज मैं आपको पूरा आश्वासन दे सकता हूं, आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों को कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों ने कल बात की थी, पंजाब से रहने वाले हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। प्रेसिडेंट टॉपिक सबसे हार्ड है जी? नहीं जी, हार्ड नहीं है तुलसाराम जी। एक्चुअली में हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक जब कर रहे हैं तो जरूर 7-8 घंटे चर्चा चल रही है, लेकिन राष्ट्रपति टॉपिक पर बात करते करते हम लोग एक्चुअली में संसद पे भी चर्चा करते हैं। हम लोग बहुत सारे एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स हैं, अन्य जो संवैधानिक पद है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस वजह से थोड़ा टॉपिक ये व्यापक होता जा रहा है। और मैं अभी भी आपको आश्वासन दे रहा हूं कि जितना टाइम हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, आगे हम लोगों के लिए उतनी ही आसानी हो जाएगी। तो हम लोग बात कर लें आज। गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की जो दूसरी आपातकालीन शक्ति है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करना चाह रहे हैं, और वो है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? और दोस्त लोग जानते हैं, जिन लोगों ने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया वो इस बात से सहमत होंगे कि संडे वाले पेपर में अनुच्छेद 356 में बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया। तो समय तो देना पड़ेगा और ये एक तपस्या है। जितना हम लोग अभी समय देंगे उतना ही हमारे लिए सहूलियत है। और चिंता मत करिए आप, मुझे मालूम है 5 अगस्त को आरएस का पेपर है। मैं ये आपको पक्का ये वादा करता हूँ, ईश्वर की कृपा रही तो हम लोग 5 अगस्त तक मोटे मोटे तौर पर सारे उन टॉपिक को टच कर लेंगे जो आरएस के सिलेबस में। जरा इसको देखिए आप, अनुच्छेद 356 में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात अनुच्छेद 356 क्यों लगाया जाता है? सबसे पहला प्रश्न तो यही है। अनुच्छेद 356 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं किया जा रहा है, यानी उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये एक कंडीशन है जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जो लोग पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। राष्ट्रपति शासन और आपातकाल में क्या अंतर है, एमके जी, हम लोग आज इसको देखेंगे, बहुत ढंग से देखेंगे। जो लोग पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो कहेंगे संवैधानिक तंत्र की विफलता से क्या अभिप्राय है। संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब यह है, भारत के संविधान में जो प्रावधान कर रखे हैं उन प्रावधानों के तहत यदि किसी राज्य का शासन नहीं हो रहा है तो ऐसा माना जाएगा उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। दोस्तों पहली बात जो आपको याद रखनी आज, अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगेगा उसकी केवल और केवल एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है संवैधानिक तंत्र की विफलता, अर्थात फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप लोग मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी भी राज्य में संविधान के अनुसार शासन हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिल्ली में बैठे राष्ट्रपति जी को यह कैसे मालूम पड़ेगा? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं। दोस्तों भारत सरकार का एक गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ द होम। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ द होम है, गृह मंत्रालय, इसमें बहुत प्रकार के विभाग है, कई विभाग है। जैसे एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ
इंटरनल सिक्योरिटी, एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट्स, एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर अफेयर्स, एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। बहुत सारे वहां पर विभाग है। इनमें से एक विभाग है राज्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट्स। ये जो राज्य विभाग है, इस राज्य विभाग को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल हर 15 दिन यानी एक पखवाड़े में राज्य में क्या हो रहा है उसके संदर्भ में एक रिपोर्ट भेजता है। हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजी जाती है किस राज्य में क्या क्या हो रहा है, कितने अपराध घटित हुए, कैसे SC ST के विरुद्ध में कितने मुकदमे दर्ज हुए, महिलाओं से संबंधित कौन कौन से अपराध हुए, कानून के संदर्भ में क्या वहां पर चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। इन सब के संदर्भ में राज्यपाल प्रत्येक 15 दिन में एक रिपोर्ट भेजता है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राज्य विभाग को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 यह कहता है कि किसी भी राज्य में अगर संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है और इसकी इंफॉर्मेशन अगर राज्यपाल के माध्यम से मिलती है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य सरकार को हटा दिया जाएगा, उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर राष्ट्रपति का शासन लगा दिया जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। लेकिन दोस्तों, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इसके अंतर्गत छिपी हुई है, वो आपको याद रखनी है। हमको ऐसा लग सकता है कि अनुच्छेद 356 लगाने के लिए हमको राज्यपाल की रिपोर्ट पर निर्भर रहना होगा। जी नहीं, अनुच्छेद 356 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है राज्यपाल की रिपोर्ट पर अथवा बिना राज्यपाल के भी अगर राष्ट्रपति जी को इस बात का समाधान हो जाता है, राष्ट्रपति जी को इस बात का एहसास हो जाता है, राष्ट्रपति को यह बात अनुभूत हो जाती है कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तब भी ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोस्तों, मुझे मालूम है आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना केंद्र सरकार को या हमारे राष्ट्रपति जी को कैसे लगेगा कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। दोस्तों, राज्यपाल निसंदेह रूप से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में काम करता है, लेकिन राज्यपाल अगर रिपोर्ट ना भी भेजे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल के अलावा भी केंद्र सरकार के पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो लगातार राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में केंद्र सरकार को सूचित करती रहती है। राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 356 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 356 में और प्रश्न बने तो क्या प्रश्न बनेगा, क्या हो सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने से क्या होगा। राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब 2-3 चीजें हो सकती है। एक, जो राज्य सरकार काम कर रही है उस राज्य सरकार को हटा दिया जाता है, उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। दूसरा, वो जो राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वहां की जो विधानसभा है उस विधानसभा को सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, साथ ही साथ वहां की विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ये सब चीजें संभव है। और दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है, अगर अनुच्छेद 356 लग जाता है, हाँ तुलसीराम जी अभी बात करेंगे, 356 बहुत विवादित रहा, अभी बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे क्यों रहा है विवादित। अगर अनुच्छेद 356 लग जाता है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की आ जाती है। राजस्थान में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के अंतर्गत क्या होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाएगा। इवन उस दौरान अगर राज्य का जो बजट है वो भी केंद्र सरकार पारित करेगी। राज्य में जितने भी जो कानून निर्माण की जो स्थिति है वो सब कुछ संसद के हाथ में आ जाती है। ऐसा अनुच्छेद 356 लग जाने के बाद होता है। एक तो बात है ये। दूसरी बात दोस्तों, आपको जब हम लोग राष्ट्रपति शासन पढ़ते हैं तो हमको केवल और केवल अनुच्छेद 356 पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए। जब हम लोग राष्ट्रपति शासन पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको 2 और अनुच्छेदों पर ध्यान देना चाहिए, और वो 2 अनुच्छेद, एक है 355 और एक है अनुच्छेद 365। देखिए, आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्थान में संविधान के अनुसार शासन चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता कहां है, केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता कहां है। अगर हमको लगता है कि राजस्थान में संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जब चुनाव आएगा तो हम राज्य सरकार को बदल देंगे। केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों है, ऐसा आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है। दोस्तों याद रखिएगा,
अनुच्छेद 355 में एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है। अनुच्छेद 355 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ये संघ सरकार का दायित्व है। संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, इट्स ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्या ड्यूटी है जरा देखिए, ये संघ सरकार का दायित्व है कि सभी राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करे। किसी राज्य पर यदि कोई हमला हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसकी रक्षा करना संघ सरकार का काम है, ऐसा अनुच्छेद 355 में लिखा हुआ है। दूसरी बात, सभी राज्यों में आंतरिक शांति बनाए रखें, यह भी काम संघ सरकार को देखना है। आंतरिक शांति बनाए रखना ये केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है, संघ सरकार की ड्यूटी बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है, सभी राज्य संविधान की पालना करें, ये सुनिश्चित करना भी संघ सरकार का दायित्व है। संविधान की पालना को सुनिश्चित करना। दोस्तों, अनुच्छेद 356 लगेगा क्यों? अनुच्छेद 356 इसलिए लगेगा क्योंकि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो गया, संविधान के हिसाब से वहां पर शासन नहीं किया जा रहा है। आप कहेंगे केंद्र को यहां पर क्या पंचायती है? पंचायती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 यह कहता है कि यह संघ सरकार का दायित्व है कि वह सभी राज्यों में संविधान की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, उसको सुनिश्चित करे। एकदम रामजस जी सही कह रहे हैं, यह संघ सरकार का दायित्व है। दो प्रश्न छिपे हुए हैं यहां पर। एक तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है, कौन से अनुच्छेद में संघ सरकार के दायित्वों का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355। लेकिन इससे भी बढ़िया प्रश्न, सीधा प्रश्न आ सकता है, अनुच्छेद 355 के तहत संघ सरकार के क्या दायित्व है? यह प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 355 के तहत संघ सरकार के 3 दायित्व है। बाह्य आक्रमण से राज्यों की रक्षा करें, सभी राज्यों में आंतरिक शांति बनाए रखें, और साथ ही साथ सभी राज्यों में संविधान की पालना को सुनिश्चित करना, यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन गवर्नमेंट का ड्यूटी है, उसका दायित्व है, ऐसा अनुच्छेद 355 में लिखा हुआ है। तो 356 को जब दोस्तों पढ़े तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि अनुच्छेद 355 क्या कहता है। अब देखिए, एक और दिक्कत है, जैसा कि हम लोग जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करते हैं तो सीधा हमारा ध्यान अनुच्छेद 61 पे जाता है, जबकि अपने को याद रखना चाहिए अनुच्छेद 56 में भी महाभियोग शब्द का उल्लेख कर रखा है। ठीक इसी प्रकार से जब भी कभी यह प्रश्न आता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जैसा शब्द अगर हम लोग देखते हैं, हमारे दिमाग में सीधा अनुच्छेद 356 आता है। दोस्तों, याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 356 अकेला ही अनुच्छेद हो। 365 में भी तो कुछ लिखा हुआ है, और 365 भी 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगने का आधार बनता है। कैसे बनता है जरा इसको देखिए। गुरुदत्त जी, राष्ट्रपति शासन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे मौलिक अधिकारों पर केवल राष्ट्रीय आपातकाल में फर्क पड़ता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। मौलिक अधिकारों पर फर्क नहीं पड़ेगा, राज्य सरकार की सेहत पर फर्क पड़ेगा, राज्य सरकार को हटा दिया जाएगा, विधानसभा निलंबित की जा सकती है, विधानसभा भंग की जा सकती है। पहले जरा अनुच्छेद 365 देखिए। हाँ इंदिराराम जी, मैं 365 ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। 365 ये कह रहा है, संघ सरकार किसी भी राज्य सरकार को कोई निर्देश दे सकती है। संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। इसका मतलब यह है, संघ सरकार यानी हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी जो मोदी जी की सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो किसी भी राज्य सरकार को कुछ काम करने के लिए कह सकती है। अनुच्छेद 365 ऐसा कहता है। अब आप मुझसे कहेंगे कि इसका अनुच्छेद 356 से क्या मतलब है? मतलब है, आगे लिखा हुआ है, संघ सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, और यदि किसी राज्य ने इन निर्देशों की पालना नहीं की तो यह माना जाएगा उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। दैट्स वाई अनुच्छेद 365 को भी याद रखिएगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता जो शब्द है 356 के साथ साथ में 365 में भी है, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो राष्ट्रपति शासन की जब हम लोग बात करते हैं तो 355 पर चर्चा करनी है, 356 पर चर्चा करनी है, और 365 पर चर्चा करनी है। गणपत जी स्लो ओके, मैं ध्यान रखूंगा और थोड़ा धीमे बोलने की कोशिश करता हूं। हाँ मैं समझ रहा हूं, जो लोग पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, थोड़ा और स्पीड को भी धीमे कर देता हूं। जरा देखिए, अगर किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लग जाए
तो कब तक लगा रह सकता है अनुच्छेद 356? यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। आज 7 जून है। 7 जून 2018 को अगर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 ये कहता है 2 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकृति लेनी होगी। दोस्तों, यहां पर एक बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है बहुत बढ़िया प्रश्न यह हो सकता है कि बिना संसद की अनुमति के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगाया जा सकता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 ये कहता है, पप्पूनाथ जी अभी बात करेंगे, निश्चित अवधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 356 ये कहता है कि संसद की अनुमति 2 महीने के भीतर लेनी होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 2 महीने हम संसद की अनुमति के बिना भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसका मतलब यह होता है। बहुत बारीकी से सुन लेना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर। रानाराम जी अभी 6 साल पर आ रहे हैं, 6 महीने पर आ रहे हैं, पूरन जी 1 वर्ष पर आ रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 356 7 जून 2018 को राजस्थान में अगर लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 6 अगस्त 2018 से पहले पहले आपको संसद से अनुमति लेनी होगी। अगर 2 महीने में आप अनुमति ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 2 महीने में अनुमति नहीं ली तो 6 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति शासन समाप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपना आप ही समाप्त हो जाएगा। एक तो बात आपको ये याद रखनी है। दूसरा, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अनुमति कैसे लेनी है, तो आपको सीधा सा बता देते हैं। संसद के जो 2 हाउस है वो अपनी सिंपल मेजोरिटी, सामान्य बहुमत से इस राष्ट्रपति शासन को अपनी अनुमति देते हैं। याद रखना दोस्तों, 352 के तहत यदि आपने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है तो संसद का विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो संसद के दोनों हाउस अपने सामान्य बहुमत से इसे अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। और एक बार स्वीकृति मिल गई तो ऐसी स्थिति में ये राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार अगर संसद ने राष्ट्रपति शासन को अनुमति दे दी तो ऐसी स्थिति में ये 6 महीने तक जारी रह सकता है। दिनेश जी एकदम सही कह रहे हैं, साधारण बहुमत। अब देखिए, प्रश्न बन सकता है, बहुत अच्छा वाला प्रश्न बन सकता है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक जारी रह सकता है? भारतीय संविधान का महादेव जी, यस, अभी इस पर चर्चा करने वाला हूं, न्यायपालिका में चुनौती देने के बारे में। अनुच्छेद 356 में साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद की अनुमति आपको 2 महीने के अंदर लेनी होगी। एक बार आपको अनुमति मिल गई तो ऐसी स्थिति में आप 6 महीने तक जारी रख सकते हैं। प्रश्न यह है, कितने समय तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 में लिखा हुआ है, किसी भी राज्य में अधिकतम 1 वर्ष तक आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही 6 महीने से आगे आपको करना है तो आपको एक बार फिर अनुमति लेनी होगी। लेकिन आगे कुछ बात और भी लिखी हुई है, अगर आपको 1 साल से और ज्यादा बढ़ाना है, यस, राहुल जी जैसे 3 साल कह रहे हैं, कि यार गोदारे जी सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब बातें सुनकर, हाँ एकदम आप सही कह रहे हैं, 3 साल। अगर आपको 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है तो अनुच्छेद 356 में यह भी लिखा हुआ है, किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पहले चांस में आपको 1 साल याद रखना है, लेकिन 2 कंडीशन ऐसी है जो अगर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष तक किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी आपको हर 6 महीने में संसद से अनुमति लेनी होगी। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि वो 2 कौन सी कंडीशन है जिसमें आप राष्ट्रपति शासन बढ़ाकर अधिकतम 3 वर्ष तक कर सकते हैं? मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया वाला सवाल है। 2 कंडीशन, एक तो कंडीशन ये है, यदि भारत में या भारत के किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन को 1 से बढ़ाकर आप 3 वर्ष तक कर सकते हैं। या फिर चुनाव आयोग, आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 324, अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग विधानसभाओं के चुनाव करवाता है। अगर अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग ये लिख कर दे दे कि उस पर्टिकुलर राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन बढ़ाकर अधिकतम 3 वर्षों तक किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी हालत में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। एक तो बात है ये। दूसरी बात, कुछ मित्र लोग कह रहे हैं 5 वर्ष पंजाब में जैसे। देखिए, आप चिंता मत करिए, पंजाब में 5 वर्ष नहीं, पंजाब में लगातार 7 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगाया। तो आप मुझसे कहोगे, एक और तो आप अनुच्छेद 356 की बात करते हो और कहते हो कि किसी भी हालत में 3 वर्ष से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता, फिर पंजाब में इतना क्यों लगाया गया? दोस्तों, पंजाब की स्थिति बहुत नाजुक थी। पंजाब और कश्मीर दोनों की स्थिति, एक ऐसा दौर आ गया था जब वहां पर आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। इस वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार अमेंडमेंट किए और ये कहा कि ये जो 3 साल की जो अवधि वाली जो बात है राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, ये पंजाब राज्य के ऊपर लागू नहीं होगी। हमने इसको 3 से 4 किया, फिर 4 से 5 किया, 5 से 6 वर्ष किया, 7 वर्ष किया, बहुत सारे अमेंडमेंट्स करके हमने पंजाब के संदर्भ में ये अवधि बढ़ाई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वरना 3 साल से ज्यादा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। एक तो बात है ये। दूसरी बात, और क्या क्या प्रश्न बन सकता है? देखिए, अनुच्छेद 356, अभी एक मित्र ने पूछा, जम्मू कश्मीर पे भी बात करूंगा, दिल्ली पे भी बात करूंगा, क्यों चिंता कर रहे हैं, अभी हर टॉपिक पर हम लोग बात करना चाहते हैं। जब हमारी संविधान सभा में अनुच्छेद 356 पर डिस्कशन हुआ तो सबसे ज्यादा एक अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज्यादा विवाद अनुच्छेद 356 को लेकर ही हुआ। बहुत सारे संविधान सभा के सदस्यों ने यह कहा कि अनुच्छेद 356 को संविधान में जोड़कर संघ सरकार के हाथ में आप राज्य सरकारों की नकेल को पकड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि संघ सरकार को जब इच्छा हुई किसी भी राज्य सरकार को वो बर्खास्त कर देगी। कई संविधान सभा के सदस्यों ने तो यहां तक कहा था कि अनुच्छेद 356 भारत के संघात्मक ढांचे के खिलाफ में है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ में, क्योंकि अनुच्छेद 356 का उपयोग करके कोई भी केंद्र सरकार अपनी नापसंद वाली सरकारों को, राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकती है। अंबेडकर साहब, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जिसे हम लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, अनुच्छेद 356 एक डेड लेटर है। डेड लेटर का मतलब एक ऐसा मृत कागज है जिसका रेयर टू रेयर मामलों में उपयोग किया जाएगा। ऐसा अंबेडकर साहब का विचार था। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं, हमने अंबेडकर साहब की इन बातों को ख्याल में नहीं रखा। और आप देखिए ना, लगभग 125 बार राष्ट्रपति शासन 1950 संविधान लागू होने से लगाकर 2018 तक हम लोग लगा चुके हैं, 125 बार लगा चुके हैं। जबकि अंबेडकर साहब की यह मान्यता थी, उनका विचार था कि रेयर टू रेयर मामलों में इसका उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले 1953 में राष्ट्रपति शासन लगा था पेप्सू में। अब आप कहेंगे ये पेप्सू क्या है? आजकल जिसे हम लोग पंजाब के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम पेप्सू ही था। पेप्सू फॉर पंजाब एंड ईस्ट, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इसमें 1953 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। एक तो बात है ये। दूसरी बात, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार कहां लगा है, तो सबसे ज्यादा बार यूपी में लगा है, 10 बार। अगर टाइम्स के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बार यानी कितनी बार लगा है, तो 10 बार यूपी में लगा है। और अगर पूछा जाए ये कि सबसे अधिक समय तक कहां लगा, तो इसका आंसर है पंजाब में। पंजाब आतंकवाद से लंबे समय से ग्रसित रहा, इस वजह से पंजाब में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा है। लगभग 2000 दिनों तक वहां पर राष्ट्रपति शासन रहा है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि पंजाब की क्या स्थिति रही होगी। दोस्तों, भारत में 29 राज्य है, एक दिल्ली और पुडुचेरी, 2 केंद्र शासित ऐसे प्रदेश है जहां पर विधानसभाएं हैं, यानी कुल मिलाकर 31 है। 31 में से तेलंगाना, जो अभी हाल ही में बना है, 2014 में बना है, और छत्तीसगढ़, जो कि वर्ष 2000 में बना है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। कुछ मित्र लोग पूछ रहे हैं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो आपको बता देते हैं, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। 1967 में लगा है, 1977 में लगा है, 1980 में लगा है, और 1992 में, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, इसके बाद में 15 दिसंबर 1992 को राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। और ये जो राष्ट्रपति शासन है लगभग पूरा 1 साल तक लगा।
1 साल तक लगा था। 1993 दिसंबर में फिर राजस्थान में चुनाव हुए। तो राजस्थान में अब तक 4 बार तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब कुछ मित्र लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों का मैं जवाब देना जरूरी समझता हूं। पहला प्रश्न तो ये है, हाँ एकदम सही कह रहे हैं संजना जी, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में नहीं लगा। वर्षा जी एकदम सही है, राजस्थान में 4 बार लगा। मणिपुर में महेश जी 9 बार लगा है। यस महेश जी, मणिपुर में 9 बार लगा है और यूपी में 10 बार लगा और बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। एक प्रश्न विद्यार्थी पूछते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं क्या आर्टिकल 356 के अनुमोदन के लिए? देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सिस्टम जो बनाया है वो सिस्टम इसलिए बनाया है संयुक्त अधिवेशन का, ताकि दोनों हाउस बराबर का काम करें। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया और राज्यसभा ने प्रस्ताव को पारित करने से मना कर दिया, जैसा कि पूर्ण जी कह रहे हैं कि क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? क्यों नहीं बुलाया जा सकता है? उन सारे मुद्दों पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, उन सारे विषयों पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है जिनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां पर साधारण बहुमत चाहिए वहां संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो पूर्ण जी एकदम बात आपकी सही है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एक मित्र अभी एक प्रश्न पूछ रहे थे, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 356 में क्या हुआ? मैं बता देता हूं, थोड़ा पहले इसका जवाब दे दूं। एक्चुअली में अनुच्छेद 356 में यह लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ऐसी स्थिति में संसद की अनुमति 2 महीने के भीतर लेनी होगी, और आगे लिखा हुआ एक बार अगर अनुमति मिल गई तो ऐसी स्थिति में 6 महीने तक ये राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा जी की सरकार में प्रावधान ये किया गया कि एक बार राष्ट्रपति शासन को अगर संसद की अनुमति मिल गई तो उसे 1 साल तक जारी रखा जा सकता है। 44वां, जैसे दिनेश जी प्रश्न पूछ रहे हैं, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो प्रावधान किया 1 साल वाला, इसे वापस घटाकर 6 महीने कर दिया गया। एक और प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या राष्ट्रपति शासन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति शासन को कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया जा सकता है? हर उस कार्य को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति है, एक सामान्य व्यक्ति ही है, वो कोई भगवान नहीं है। और अगर आप लोगों को याद हो तो वर्ष 2016 में भारत के 2 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा था। पहले लगा था अरुणाचल प्रदेश में, और शायद आपको याद होगा जब हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था 26 जनवरी 2016 को, उस दिन अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार को अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद में मार्च 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। ये जो मामला है 26 जनवरी 2016 वाला अरुणाचल प्रदेश का, और जो मार्च 2016 वाला उत्तराखंड का जो मामला है, उसका थोड़ा सा मैं यहां पर संकेत करना चाहता हूं, इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब अनुच्छेद 356 उत्तराखंड में लगाया तो तुरंत हरीश रावत की जो सरकार थी, जिसको बर्खास्त कर दिया गया, उन्होंने तुरंत इसे कोर्ट में चैलेंज किया, उत्तराखंड हाई कोर्ट में। केंद्र सरकार ने जवाब दिया, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो शासन लगाया गया है उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, आपको याद होगा उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस समय के जो चीफ जस्टिस थे जोसेफ साहब, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि राष्ट्रपति हैं, भगवान नहीं है, वो भी गलती कर सकते हैं। इसलिए अनुच्छेद 356 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उसे न केवल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है बल्कि कोर्ट उसे खारिज भी कर सकता है। और दोस्तों, आपको जानकर और ताज्जुब होगा, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये जो राष्ट्रपति शासन लगाया था उस समय की केंद्र सरकार ने, उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि आपने बहुत गलत तरीके से लगाया। तो सब कुछ किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। राकेश जी, अनुच्छेद 123 को किस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? राकेश जी, अपने पुराने वीडियो भी देखे हैं, मैंने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 पढ़ाया था। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है, और जब हम लोगों ने अनुच्छेद 13 पढ़ा था तो उसमें बहुत ढंग से आपको बताने की कोशिश की गई कि विधि शब्द की परिभाषा में अध्यादेश आते हैं, और विधि शब्द की परिभाषा में जो आते हैं उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो राकेश जी, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, हमारे पुराने वीडियोस भी देखें, आप जितने
सारे जब सीक्वेंस में पढ़ेंगे तब भी आपको बातें समझ में आएगी। और मुझे मालूम है आप लोगों के बहुत सारे लगातार इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही है कि इसकी प्लेलिस्ट बनाई जाए। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा राष्ट्रपति या पूरा का पूरा जो संविधान है स्टेप बाय स्टेप मिले, इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तुलसाराम जी, राष्ट्रपति शासन बता रहा हूं ना, 1967 में लगा, 77 में दूसरी बार लगा, 1980 में तीसरी बार लगा और चौथी बार लगा था 1992 में। अब देखिए दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को लेकर क्या स्थिति है। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारे विशेष प्रावधान कर रखे हैं और इसी अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का खुद का एक अलग से संविधान है। जम्मू कश्मीर का जो संविधान है उसमें बहुत सारी धाराएं हैं। उसकी जो धारा 92 है, जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 92, जो जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 92 है, उसके तहत जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पहले कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर में पहले राज्यपाल शासन लगता है और अगर ये राज्यपाल शासन 6 महीने से आगे कंटिन्यू करना है तब ऐसी स्थिति में इसी राज्यपाल शासन का नाम बदलकर राष्ट्रपति शासन हो जाता है। एक तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत वहां इनिशियल स्टेज में राज्यपाल शासन लगाया जाएगा। शंकर जी पानी की व्यवस्था कराओ ना थोड़ी। तो इनिशियल स्टेज में वहां राज्यपाल शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन 6 महीने के बाद में लगता है। एक तो बात है ये। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहता हूं, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन तो लगता है लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन वहां पर नहीं लगता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। इस बात को, प्यास लग गई, पानी पी सकता हूं ना, आप लोगों की परमिशन तो है। थैंक यू। दिल्ली में जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा वो अनुच्छेद 356 के तहत नहीं लगेगा। दोस्तों आप लोगों को आइडिया है 69th अमेंडमेंट 1992 में किया गया और उसके द्वारा भारतीय संविधान में नए आर्टिकल जोड़े गए थे, आर्टिकल 239AA और आर्टिकल 239AB। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वहां लिखा हुआ है आर्टिकल 239AB के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। आप लोगों को आइडिया होगा अरविंद केजरीवाल की जब 49 डेज की सरकार ने जब इस्तीफा दे दिया, वहां जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो आर्टिकल 239AB के तहत लगाया गया, ना कि अनुच्छेद 356 के तहत। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। मनीषा जी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। एसआर बॉम्बे, बॉम्बे नहीं है, एसआर बम्बई है। और वो मामला क्या है? देखिए जो प्रश्न अभी पूछा गया था कि क्या राष्ट्रपति शासन को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, उसका आंसर एक्चुअली में यही है, एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया। इसको सुनिए जरा, बहुत ढंग से सुनना। एसआर बॉम्बई ये कर्नाटक के राज्यपाल थे। इनकी सरकार को 1988 में बर्खास्त कर दिया गया था। इनकी पार्टी के कुछ विधायकों ने, इनकी पार्टी में विद्रोह की स्थिति आ गई थी, इस वजह से एसआर बॉम्बई के बारे में यह कहा गया कि उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। यस, तो 1988 में एसआर बॉम्बई की राज्य सरकार को बर्खास्त करके वहां पर अनुच्छेद 356 लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। एसआर बॉम्बई साहब ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया और 1994 में एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त निर्णय दिया। और वो निर्णय पहला तो यही था कि कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को, और साथ ही साथ में यह भी राज्यपालों के लिए एक हिदायत दी गई कि किसी भी राज्य सरकार को बहुमत है या नहीं है, इसका निर्णय राजभवन में नहीं होना चाहिए, इसका निर्णय विधानसभा भवन में होना चाहिए। ऐसा एसआर बॉम्बई वाले मामले में कहा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एसआर बॉम्बई से संबंधित जो मामला है ये अनुच्छेद 356 कह दीजिए या फिर राज्यपाल कह दीजिए, इन दोनों से संबंधित है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में आज हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति शासन। मैं अब ये चाह रहा हूं आपातकालीन शक्तियों को आज कंप्लीट कर दिया जाए। तीसरी जो आपातकालीन शक्ति है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल। जितनी ज्यादा चर्चा हमने अनुच्छेद 352 पर की, हमने अनुच्छेद 356 पर की, उतनी ज्यादा चर्चा वित्तीय आपातकाल में नहीं है। कारण क्या है?
भारत का संविधान इस संदर्भ में बहुत ज्यादा मौन है। क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा। अनुच्छेद 360 360 ये कहता है कि अगर देश की साख, हमारी जो क्रेडिटेबिलिटी है, उसको किसी भी प्रकार का खतरा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि साख को खतरा होने का मतलब क्या है। साख को खतरा होने का मतलब है हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें संकट आ गया, अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार का नुकसान पहुंच रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो व्यापारिक संतुलन है वो अगर बिगड़ गया हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 360 ये कहता है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। शब्द लिखा हुआ है साख को खतरा पहुंचने पर या साख को किसी प्रकार का संकट आ जाने पर। एक दूसरी बात, हाँ गौरव जी इसी पर चर्चा कर रहे हैं, एक बार भी नहीं लगा। अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 360 साफ साफ शब्दों में कहता है 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी। यह अनुच्छेद 360 में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लग गया तो कितने समय तक जारी रह सकता है। इस संदर्भ में भारत का संविधान मौन है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि के संदर्भ में संविधान पूरी तरह से मौन है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अंकित जी, साख मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, हमारी क्रेडिटेबिलिटी है, उसकी क्या पोजीशन है, उसको अगर नुकसान पहुंच रहा है तो इसको साख बोला जाएगा। ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। मैंने कहा ना, हमारी अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार का अगर खतरा हो तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लग गया वित्तीय आपातकाल तो होगा क्या, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। अनुच्छेद 359 पर चर्चा कर चुके हैं हरि सिंह जी, थोड़े से आप लेट हो गए। भारती जी, सर साख क्या है, मैंने साख बता दिया ना। साख का मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति को किसी भी प्रकार का खतरा है, इसी को साख माना जाएगा। हाँ वर्षा जी एकदम सही है, अवधि निर्धारित नहीं है। जरा देखिए 360 के तहत अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो क्या हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, हमारी जो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश है उनकी सबसे ज्यादा साउंड पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन अनुच्छेद 360 के तहत अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो साफ लिखा हुआ है न्यायाधीशों का वेतन भी कम किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 360 में लिखा हुआ है, उनके वेतन में कमी की जा सकती है। इससे आप अंदाज लगा सकते हो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या चीज होती होगी। सारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों उनका वेतन तो खैर कम होता ही होता है, लिखा हुआ है न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो ऐसी स्थिति में भारत में जितने भी राज्य हैं उन सारी राज्य सरकारों के बजट केंद्र सरकार की अनुमति से लागू होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना, राज्य सरकारों के बजट, राज्य बजट केंद्र सरकार की या संघ सरकार की अनुमति से लागू होंगे, ऐसा भी वित्तीय आपातकाल में प्रावधान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश में आज तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राष्ट्रपति, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, एकदम आप सही कह रहे हैं। न्यायाधीश कौन से, कोई भी न्यायाधीश हो सकता है दिनेश जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार के न्यायाधीश हो सकते हैं, उनके वेतन में कमी की जा सकती है। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा की। कल हम लोग बात करना चाहते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। मुझे लगता है कि लगभग 1 घंटा का वक्त चाहिए उपराष्ट्रपति को पढ़ने में। कल उपराष्ट्रपति टॉपिक को पूरा कर लेंगे। आप इसी तरह से उत्कर्ष का जो YouTube चैनल है उसकी ये सारी बातें सुनते रहें, देखते रहें। हमारा उत्साहवर्धन मिलता है आप लोगों के इस प्रकार के मैसेज से। आप लोग इस तरह से सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.